हेलो एवरीवन, मैं हूं इशिका और इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे विद सर्कुलर क्यू। समझेंगे सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट और देखेंगे एग्जाम्स में इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सर्कुलर क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी कि जिसके अंदर सारे ही एलिमेंट्स एक ऑर्डर या फिर एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर होते हैं। तो सर्कुलर क्यू एक ऐसी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लास्ट इंडेक्स वाला पोजीशन जो है वो कनेक्टेड होता है अपने फर्स्ट इंडेक्स की पोजीशन के साथ में। कैसे? देखो, हम इसको विजुअली समझते हैं कि ये जो फिगर दे रखा है इसको हम कंसिडर करते हैं सर्कुलर क्यू की जैसे। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो फोर्थ इंडेक्स यानी कि इस क्यू का लास्ट इंडेक्स जो है वो वापस कनेक्ट हो रहा है इसके फर्स्ट इंडेक्स के साथ में, राइट। इस कॉन्सेप्ट को हम और भी अच्छे से समझेंगे। पहले हम रिकॉल करेंगे लीनियर क्यू क्या होती थी। अगर आपने इसका फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो अभी के अभी जाके उसको वॉच करो, ठीक है। तो ये है यहाँ पे हमारी लीनियर क्यू, ठीक, जिसके अंदर हम यूज़ करते थे 2 पॉइंटर्स का ताकि हम इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म कर सकें। तो क्या होते थे वो 2 पॉइंटर्स? सबसे पहला पॉइंटर हम जो पढ़ते थे वो था फ्रंट, दूसरा पॉइंटर होता है रियर। फ्रंट से हम हमेशा एलिमेंट को डिलीट करते थे और रियर पे हम हमेशा हमारे एलिमेंट को इंसर्ट करते थे। इसके अंदर हम इस क्यू का एग्जांपल लेते हैं। फॉर सपोज हमारे पास इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30 और 40, ठीक है। और 0th इंडेक्स जो है वो अभी वेकेंट है, यहाँ से एलिमेंट ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो इस करंट क्यू के अंदर फ्रंट पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स फर्स्ट इंडेक्स और रियर पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स लास्ट इंडेक्स जो कि है 4। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इंसर्ट करना है एक और नया एलिमेंट, फॉर सपोज 50 मुझे इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो अभी इस केस के अंदर मुझे दिख रहा है कि ये क्यू फुल है। अब ये क्यू फुल है बट फैक्ट ये है कि इसके अंदर अभी भी एक वैकेंट स्पेस बची है। इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे होता है मेमोरी का वेस्टेज, कि किसी भी तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मेमोरी का एक एफिशिएंट वे में यूज़ करने के लिए हमारे पास आती है सर्कुलर क्यू। तो हम इसको सर्कुलर क्यू को विजुअलाइज करते हैं कुछ इस तरीके से, जहाँ पे लास्ट एलिमेंट कनेक्टेड है फर्स्ट एलिमेंट से। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा 0th इंडेक्स वेकेंट है ना, और मेरे पास एलिमेंट्स है 10, 20, 30, 40। इस केस के अंदर फ्रंट जो है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स फर्स्ट इंडेक्स एंड रियर पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स 4th इंडेक्स। अब मुझे अगर इसके अंदर इंसर्शन करना है तो यहाँ पे इंसर्शन पॉसिबल हो जाता है कि जो रियर है वो इंक्रीमेंट हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि वो इंक्रीमेंट होकर 0th इंडेक्स पे हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करने दें, और ऐसे ही आके जैसे जैसे एलिमेंट्स डिलीट होते जाए वैसे वैसे हमें वैकेंट स्पेसेस पे एलिमेंट को इंसर्ट करने का मौका मिलता जाए। तो यहाँ पे सर्कुलर क्यू हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है ऑफ मेमोरी वेस्टेज। अब एक इनिशियल लेवल पे जब हमारी सर्कुलर क्यू पूरी खाली होती है तो उसके अंदर फ्रंट और रियर जो है वो पॉइंट करते हैं टुवर्ड्स -1 इंडेक्स, ठीक है। फ्रंट और रियर जो है वो -1 इंडेक्स को पॉइंट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर -1 नाम का कोई इंडेक्स ऐसे एग्जिस्ट कर नहीं रहा, बट हम इसको मानते हैं एज एन इंडिकेटर कि अगर फ्रंट और रियर के अंदर -1 स्टोर है तो हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारी क्यू है वो क्या है, हमारी क्यू अभी एम्प्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनिशियली जब हमारी क्यू सर्कुलर क्यू खाली है तो हम कंसिडर करते हैं कि फ्रंट और रियर जो है वो उसके अंदर -1 है, ठीक है। अब सर्कुलर क्यू को हम 2 तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है यूजिंग एरेज और दूसरा तरीका होता है यूजिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे विथ यूजिंग एरेज। तो सबसे पहले देखते हैं सर्कुलर क्यू पे परफॉर्म करे जाने वाले ऑपरेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया एग्जाम पीओबी से। क्या है वो ऑपरेशन जो सर्कुलर क्यू पे हम परफॉर्म कर सकते हैं? तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है एन क्यू, सेकेंड ऑपरेशन होता है डी क्यू, थर्ड ऑपरेशन is empty, fourth operation is full, fifth operation peak और front। एंड इन 5 ऑपरेशंस के अलावा भी एक एडिशनल या ऑप्शनल ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं डिस्प्ले। इसको आप एक सेफर साइड पे रहना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी वैसे नीड होती नहीं है इसको लिखने की, राइट। अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं कि क्या है ये ऑपरेशंस एक ईजी वे में। सबसे पहले हम समझेंगे इन 2 ऑपरेशंस को, क्योंकि इनको समझ लिया तो हमारे लिए एक बेस तैयार हो जाएगा इन दोनों को समझने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विथ इज एम्प्टी। सबसे पहला इज एम्प्टी हमें बताता है कि क्या हमारी क्यू एम्प्टी है, क्या क्यू के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। और ये जो सिचुएशन होती है कि जब क्यू के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, वो एम्प्टी है, तो उसी सिचुएशन को हम कंसिडर करते हैं एज एन क्यू अंडर फ्लो, ठीक है। कि जब क्यू के अंदर कोई हमारा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसको कहते हैं क्यू अंडर
फ्लो। तो इनिशियली जो हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है फ्रंट और रियर, वो पॉइंट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स -1, यानी कि वो इनिशियलाइज होते हैं विथ -1। तो ये सिंपल है कि अगर हमें पता लगाना है कि क्यू एम्प्टी है ना, सर्कुलर क्यू एम्प्टी है, तो उसके लिए सिंपली हमें चेक करना है कि क्या फ्रंट या रियर जो है वो -1 है। ठीक है, या हम इसको सिंपलाइज करने के लिए कह सकते हैं कि हमें चेक करना है कि क्या फ्रंट इक्वल है -1 के। आप दोनों भी लिख सकते हो साथ के अंदर, और आप चाहो तो खाली फ्रंट को भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम सेज इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1, तो आप क्यू को लिख दो एम्प्टी। यहाँ पे आप रियर भी लिख सकते थे, बट यहाँ फ्रंट से काम चल जाएगा तो हम रियर क्यों लिखें, राइट। एल्स क्यू इज़ नॉट एम्प्टी। और कोड में भी सेम है कि यहाँ पे एम्प्टी नाम का एक फंक्शन लिया गया है, उसके अंदर पहले कंडीशन चेक करी गई है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप रिटर्न कर दो, नहीं है तो रिटर्न कर दो 0। बट देन नेक्स्ट हमारे ऑपरेशन की तरफ जो कि है इज़ फुल, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या बताता है कि क्या हमारी सर्कुलर क्यू फुल है। और ये जो फुल वाली सिचुएशन आती है, इसी को हम कंसिडर करते हैं एज एन क्यू ओवरफ्लो। ये जो चीज़ें हैं ना, क्यू अंडरफ्लो, ओवरफ्लो, ये हमारे एग्जाम्स में कभी कभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन और ये होती इतनी सिंपल सी है ना, और एग्जाम्स में 2 मार्क्स के अंदर पूछ ली जाती है, तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। सिंपली हमें कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए चलना है। क्यू अंडरफ्लो यानी कि जब क्यू एम्प्टी है, ओवरफ्लो यानी कि क्यू जब पूरी भरी हुई है, फुल है। तो अभी देखो इस केस के अंदर, इस फुल के अंदर हम लेते हैं इस सर्कुलर क्यू के अंदर कुछ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। इसके अंदर फ्रंट अभी है 0th इंडेक्स पे, रियर है अभी 4th इंडेक्स पे। देखो इस केस के अंदर अगर हमें चेक करना है कि क्या हमारी क्यू फुल है या नहीं है, और हम वर्क करें ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर क्यू, तब तो हम ये चेक करते हैं कि क्या जो हमारा रियर है ना, वो इक्वल टू है साइज -1 के, जो कि बताता है कि रियर लास्ट इंडेक्स पे, यानी कि वो फुल है। बट यहाँ पे सर्कुलर क्यू के अंदर ये काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने रियर को 4th इंडेक्स पे डाल दिया। बट इन केस अगर मैं कहूँ कि मेरा जो फ्रंट है ना, वो है 1st इंडेक्स पे, और उसी के साथ में जो रियर है वो है 0th इंडेक्स पे, तो अब मेरे को बताओ ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो सकती? नहीं हो सकती। तो इसके लिए एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, एक स्पेशल कंडीशन होती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या हमारी क्यू फुल है या नहीं। और वो इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि हम चेक करते हैं कि क्या फ्रंट इक्वल है रियर +1 मॉड्यूलस साइज से। ठीक है, इस पूरे को हम ब्रेक डाउन करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि ये क्या है। ये जो पार्ट है ना, राइट साइड वाला, ये जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं कि आप रियर को इंक्रीमेंट करके चेक कर रहे हो, राइट। और इसके अंदर भी ये जो परसेंटेज का साइन हम देख रहे हैं ना, उसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर कंसिडर करते हैं एज एन मॉड्यूलस। मॉड्यूलस होता है क्या? मॉड्यूलस होता है रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, कि किन्हीं 2 नंबर को जब आपने डिवाइड करा है तो उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है ना, उसको हम मानते हैं मॉड्यूलस। अब यहाँ इस फॉर्मूला के अंदर हमें जो एग्जाम्पल दे रखा है उसकी वैल्यूज़ हम लगा के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे फ्रंट का इंडेक्स क्या है 1, तो हम लिख लेते हैं 1। क्या इक्वल है? रियर का इंडेक्स क्या है यहाँ पे 0 +1 मॉड्यूलस साइज़ क्या है इसका? साइज़ है 5, यानी कि इसमें 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे साइज़ हो गया 5। ठीक है, तो क्या 1 इक्वल है 1 मॉड्यूलस 5 के? तो अभी देखो जब नॉर्मली हम लोग इसका मॉड्यूलस निकालना चाहेंगे, तो जो मैंने डेफिनेशन दी कि इसका जो रिमाइंडर बचता है उससे आ जाएगा, है ना। तो अगर हम करके देखें इसके अंदर, तो उस अकॉर्डिंग होना चाहिए कि 5 को आपने डिवाइड करा बाय दिस, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 आया। ठीक है, 2 × 10 एंड यहाँ पे बच गया 0, है ना। रिमाइंडर बचना चाहिए हमारा 0, तो मॉड्यूलस की वैल्यू आनी चाहिए 0। बट इसी को ही जब आप कैलकुलेटर पे करके देखोगे, जब आप इसका ऑफिशियली मॉड निकाल के चेक करोगे ना कहीं पे भी, तो इसका मॉड्यूलस दे रखा होगा 1। अब ये समझते हैं कैसे। ये कुछ हिडन कैलकुलेशंस है, हिडन पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से हम कभी कभी हमारी कैलकुलेशंस कर देते हैं गलत। तो अब इसके लिए हम देखेंगे एक ट्रिक, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट ये मॉड्यूलस वाला पार्ट है ना, उतना ही ज़्यादा हम इसके अंदर अटकते भी हैं। तो देखो मॉड्यूलस जो मैंने बताया सिंपली होता है रिमाइंडर। ठीक है, अब हमें जो निकालना था हमारे क्वेश्चन में वो क्या था? 1 मॉड्यूलस 5 था। तो मॉड्यूलस चाहे कोई सा भी केस हो, उसके अंदर अगर हमें मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है तो ये 3 केसेस हम ध्यान रखेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। बहुत सिंपल केसेस है। केस 1 है कि जब आपका जो लेफ्ट वाला नंबर है वो स्मॉल है राइट वाले नंबर से अगर, तो आपका मॉड्यूलस रिटर्न होके क्या आता है? जो लेफ्ट वाली वैल्यू है। इस केस के अंदर 1 मॉड्यूलस 5 है। क्या 1 <5 है? तो यानी कि इनका मॉड्यूलस के बाद आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, केस 2 होता है कि जब आपकी जो लेफ्ट वाली वैल्यू है और राइट वाली वैल्यू है वो दोनों इक्वल हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास क्वेश्चन होता 5 मॉड्यूलस 5, तो उसका क्या आंसर होगा? तो उस केस में आंसर होता 0। ठीक है, उनके अलावा भी कोई और वैल्यूज़ होती, 4 मॉड्यूलस 4 हमें निकालना होता तो भी आता 0।
फिर थर्ड केस आता है जिसके अंदर अगर लेफ्ट वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन राइट वाली वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ यहाँ पे 7 मॉड्यूलस 5 मुझे कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे सिंपली इसको कैलकुलेट करते हैं बाय L माइनस R करके, यानी कि लेफ्ट में जो वैल्यू है वो माइनस आप राइट वाली वैल्यू कर दो, तो जो उसका डिफरेंस आएगा वो उसका मॉड्यूलस का आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन 8 मॉड्यूलस 5 मुझे निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है 3, तो मॉड्यूलस क्या आ गया 3। ये हमारा हर केस के अंदर सही होगा और ये एक ट्रिक है जिससे हम मॉड्यूलस को मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 1 मॉड्यूलस 5 कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, और हमारे पास फ्रंट क्या था 1, तो क्या 1 इक्वल है 1 के एग्जैक्टली है, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे Q क्या है फुल। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं इसके अंदर, फॉर सपोज कि हम इसको एक एक और बढ़ा लेते हैं, है ना, या फिर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 0 पे कोई नहीं है नंबर, ठीक है, और मेरा जो रेयर है वो अभी 4 पे पॉइंट कर रहा है। अब क्या इस केस में मेरे को फुल दिखाएगा या नहीं दिखाएगा ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट की वैल्यू है 1, ठीक है, इक्वल हमें चेक करना है रेयर प्लस 1 दैट इज़ 5 मॉड्यूलस साइज़ क्या है उसका 5, तो क्या 1 इक्वल है 5 मॉड्यूलस 5 कितना होता है 0, नहीं है ये इक्वल, तो यानी कि हमारी Q जो है वो फुल नहीं है। ये जो राइट पार्ट है ये हमें बताता है कि रेयर को हम चेक कर रहे हैं बाय इंक्रीमेंटिंग इट्स वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसका क्या एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम कहता है कि आप चेक करोगे कंडीशन कि क्या फ्रंट इक्वल है रेयर प्लस 1% साइज़ के, अगर है तो Q फुल है, नहीं तो Q फुल नहीं है। फिर कोड सेम इस फुल नाम का एक फंक्शन बना रखा है, कंडीशन चेक कर रखी है, ट्रू है तो रिटर्न 1 एल्स रिटर्न 0। उसके बाद हम हमारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन पे आते हैं जो कि है NQ ऑपरेशन। NQ ऑपरेशन बताता है कि हम कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और इंसर्ट हम हमेशा कहाँ करते हैं, इंसर्ट करते हैं हमेशा रेयर पे। अब मुझे कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या मेरी क्यू के अंदर जगह भी है। अगर मेरी क्यू के अंदर पूरे एलिमेंट्स भरे हुए हैं, राइट, तो मेरे को पता है कि मैं इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर पाऊंगी। तो NQ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप चेक करो कि क्या क्यू हमारी फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो वहीं उसको बंद कर दो प्रोग्राम को, और अगर नहीं है फुल तो फिर आप आगे वाले स्टेप्स पे बढ़ोगे। अब वो आगे वाले स्टेप्स क्या हो सकते हैं, इनिशियली हम लेके चलते हैं कि हमारी क्यू खाली है, ठीक है, और खाली क्यू के अंदर हमारा जो फ्रंट और रेयर है वो इनिशियलाइज हो रखा है विथ -1, ठीक है, और मुझे इसके अंदर करना है इंसर्ट वैल्यू क्यू। तो अगर मुझे इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो सबसे पहला मेरा ये काम होगा ये चेक करना कि अगर मेरी क्यू पूरी खाली है, जो कि हम पता लगा सकते हैं कि अगर फ्रंट और रेयर जो है वो दोनों इक्वल है -1 के, अगर ऐसा है, या फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि फ्रंट इक्वल है -1 के, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी क्यू अभी खाली है तो मैं ऑटोमेटिकली बिना कुछ सोचे समझे फ्रंट और रेयर को जो है दोनों को 0th इंडेक्स पे ले आऊँगी। यहाँ से मैं कहाँ ले आऊँगी फ्रंट और रेयर को, दोनों को मैं ले आऊँगी 0th इंडेक्स पे। अब दोनों को मैं क्यों ले आई, क्योंकि देखो जब आप एम्प्टी क्यू के अंदर स्टार्टिंग एलिमेंट डालते हो तो उसके अंदर आपको फ्रंट को इंक्रीमेंट करना 0th इंडेक्स पे लाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, नहीं तो आप उसको सेट कैसे करोगे भाई, रेयर तो हो जाएगा क्योंकि रेयर पे ही हम लोग डालेंगे, है ना, लेकिन फ्रंट को भी यहाँ पे सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम फ्रंट और रेयर को दोनों को ही असाइन करते हैं 0th इंडेक्स, और फिर उसके बाद में हम क्यू के रेयर में डाल देते हैं उस आइटम या फिर एलिमेंट को जो हमें इंसर्ट करना है। तो Q का रेयर अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है 0th इंडेक्स पे, तो मेरा यहाँ पे एलिमेंट जो भी मुझे इंसर्ट करना है वो आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं एक बार इसका एल्गोरिथम कहता है कि सबसे पहले आप चेक करो कि क्या Q फुल तो नहीं है ना, इस फुल का यहाँ फंक्शन लगाया है, अगर फुल है तो आप प्रिंट कर दो Q ओवरफ्लो, है ना, और बंद कर दो प्रोग्राम को। नहीं है अगर ऐसा तो फिर आप बाद में चेक करो क्या कि फ्रंट क्या इक्वल है -1 की। ये सिचुएशन है कि जब आप कह रहे हो कि आपकी Q जो है अभी फ़िलहाल एम्प्टी है, राइट, तो एम्प्टी Q है तो डायरेक्टली मैंने फ्रंट और रेयर को दोनों को असाइन कर दिया 0th इंडेक्स, राइट। अब ये दोनों पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स 0th इंडेक्स, राइट। देन एल्स रेयर को आपने कर दिया इंक्रीमेंट। एल्स वाला पार्ट क्या है ये देखते हैं कि ये तो गया एम्प्टी वाला पार्ट। अब एक कंडीशन हम यहाँ ये लेते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी मेरे एलिमेंट्स डले हुए हैं 10, 20, 30। इसके अंदर फ्रंट पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स 0th इंडेक्स, रेयर पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स 2nd इंडेक्स, राइट। अब इसके अंदर ये जो क्यू है इसके अंदर मुझे अब एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करना है तो मैं वहाँ कर सकती हूँ जहाँ रेयर पॉइंट कर रहा है। तो उसके लिए मुझे सिंपली जो है रेयर को इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा,
ठीक है, रेयर को इंक्रीमेंट करा के मुझे थर्ड इंडेक्स पे लाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं अपना आइटम या एलिमेंट को डाल सकती हूँ। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप +1 कर दो इंडेक्स को तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, नहीं। ये हमने अभी पहले भी देखा कि जब ये केस होता है कि रेयर जो है वो अगर फोर्थ पे है ना, फोर्थ इंडेक्स पे है और वैकेंट स्पेस 0th इंडेक्स पे है, तो ये +1 वाला काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेयर के इंक्रीमेंट फॉर्मूला, जो अभी हम पीछे कंडीशन में चेक करके आए हैं। क्या होता है, रेयर +1 मॉड्यूलस साइज, ये जो हम यूज़ करते हैं फॉर इंक्रीमेंटिंग है ना। और इसी को यहाँ पे हम डाल देंगे रेयर के अंदर, कि जो रेयर की नेक्स्ट वाली जो इंडेक्स है उसको आप डाल दो अभी वाले रेयर के अंदर। समझ गए बात को? तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो रेयर के अंदर हम वैल्यू डाल रहे हैं वो क्या डाल रहे हैं, रेयर के नेक्स्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू डाल रहे हैं। ये कैसे होगा कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे रेयर जो है मुझे थर्ड पे लाना है ना, अभी करंटली रेयर कहाँ पॉइंट कर रहा था, 2 पे पॉइंट कर रहा था, है ना, 2 पे है, मुझे 3 पे लेकर जाना है। तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ कि रेयर के अंदर मैं डाल रही हूँ, असाइन कर रही हूँ मैं क्या, 2 + 1 मॉड्यूलस 5, दैट इज 3 मॉड्यूलस 5, राइट। 3 मॉड्यूलस 5 क्या होगा, 3। तो मेरा जो रेयर है वो इंक्रीमेंट होके कहाँ चला जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे चला जाएगा। और यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के बाद मैं डाल दूँगी अपना जो भी एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है उसको। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इसके अंदर कि हम कैसे रेयर को जो है इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप आगे देखोगे कि आपको फ्रंट को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। देखते हैं उसको भी 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने कर दिया रेयर को इंक्रीमेंट थर्ड केस के अंदर, और इंक्रीमेंट करने के बाद उसके अंदर डाल दिया आइटम या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट को। तो ये क्या हो गया, क्यू के रेयर के अंदर हमने डाल दिया हमारा जो एलिमेंट है उसको। कोड भी हमें सेम बात कह रहा है कि एनक्यू नाम का हमने एक फंक्शन डाला जिसके अंदर हमने आइटम जो कि इंट डेटा टाइप का है उसको पास करा, ठीक है। उसके अंदर हमने पहले कंडीशन चेक करी कि क्या वो फुल तो नहीं है ना, फुल है तो रिटर्न यानी कि यहाँ पे बंद कर दिया। ये तो हुआ कोड सी के अंदर, है ना। अगर आप C++ के अंदर भी कर रहे हो, किसी और लैंग्वेज में भी कर रहे हो, तो उसके अंदर लॉजिक सेम रहेगा, बस थोड़ा सा सिंटेक्स बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो इफ़ फ्रंट इक्वल टू -1 पूछा है, यानी कि क्या ये फर्स्ट इंसर्शन है, क्या हमारी क्यू एम्प्टी थी और आप पहली बार इंसर्ट कर रहे हो, तो उस केस में फ्रंट और रेयर को दोनों को डायरेक्टली 0 असाइन कर दिया। एल्स वाला केस यानी कि ऑलरेडी कुछ वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही है उस क्यू के अंदर और आप अब कुछ नया इंसर्ट करना चाहते हो, तो उसके अंदर इस फॉर्मूला की मदद से हमने रेयर को कर दिया इंक्रीमेंट, एंड उसके बाद हमने उसके अंदर डाल दिया कुछ हमारा आइटम या एलिमेंट। देन नेक्स्ट ऑपरेशन आता है DQ ऑपरेशन। DQ ऑपरेशन जो कि हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकें, है ना। और डिलीशन हमेशा परफॉर्म होता है वहाँ से जहाँ पे फ्रंट पॉइंट कर रहा होता है। तो अब देखो सबसे पहला केस यही है कि जब हमारे जो सर्कुलर क्यू है वो पड़ी है पूरी एम्प्टी, है ना, पूरी एम्प्टी, जिसके अंदर फ्रंट और रेयर दोनों इनिशियलाइज्ड है विद -1। तो अगर मेरी पूरी क्यू एम्प्टी पड़ी है तो मैं इसके अंदर से डिलीट क्या करूँ, मैं कर ही नहीं सकती डिलीट, तो वही मेरा प्रोग्राम हो जाएगा बंद। और अगर ऐसा नहीं है, इसके अंदर कुछ हमारे पास एलिमेंट्स दे रखे हैं डिलीट करने को, 10, 20, 30, 40, ठीक है। यहाँ पे है फ्रंट, यहाँ पे है रियर, अब मेरे पास एलिमेंट्स है डिलीट करने को। सबसे पहला जो एलिमेंट मैं डिलीट कर पाऊँगी वो क्या होगा, 0th इंडेक्स वाला होगा। इस केस के अंदर मैं कैसे कर सकती हूँ, बाय इंक्रीमेंटिंग फ्रंट हेयर, फ्रंट को मैं इंक्रीमेंट करके यहाँ पे डिलीट कर सकती हूँ। बट अगैन सेम थिंग है यहाँ पे भी कि फ्रंट को मैं डायरेक्टली लीनियर क्यू वाले के जैसे ++ तो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास कभी ये केस अड़ जाए कि फ्रंट जो है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स 4th इंडेक्स और रियर पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स 0th इंडेक्स, ठीक है। अब इस केस के अंदर मुझे परफॉर्म करना है डिलीशन। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रंट को इंक्रीमेंट करूँगी तो वो 4th के बाद क्या हो जाएगा, 5th इंडेक्स वो स्टोर करेगा, जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिमिलरली जैसे हमने रियर को इंक्रीमेंट करा था वैसे ही हम फ्रंट को इंक्रीमेंट करेंगे यूजिंग फॉर्मूला फ्रंट इक्वल्स टू, यानी कि फ्रंट के अंदर हम असाइन करेंगे क्या, फ्रंट के नेक्स्ट वाली इंडेक्स की वैल्यू। तो फ्रंट +1 मॉड्यूलस साइज, ठीक है। ये क्या है, फ्रंट के जो अभी करंट फ्रंट है उसके अगले वाला इंडेक्स है ये, ठीक है। तो इससे हम इस पूरे फॉर्मूला से हम कर सकते हैं फ्रंट को इंक्रीमेंट हर बार। लगा के देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये है फ्रंट, उसके अंदर हम क्या स्टोर करें, अभी फ्रंट की वैल्यू 4 + 1 मॉड्यूलस 5, ठीक है। तो 5 मॉड्यूलस 5 कितना होता है, 0। तो फ्रंट के अंदर क्या स्टोर हो गया, 0। तो अभी फ्रंट जो है वो डिलीट होने के बाद कहाँ दिखाएगा, फ्रंट दिखाएगा रेयर के साथ में।
ठीक है, अभी देखते हैं इसका एल्गोरिथम क्या कहता है। एल्गोरिथम के अंदर सबसे पहले हमने चेक करा है कि क्या क्यू खाली तो नहीं है, खाली है तो क्यू अंडरफ्लो प्रिंट कराओ और प्रोग्राम को कर दो बंद, है ना। फिर उसके बाद में आइटम के अंदर स्टोर करा रखा है क्यू का फ्रंट। अब ये हमने क्यू करा रखा है इन केस कि अगर यूज़र को वो एलिमेंट देखना है जो आपने डिलीट करा है, तो बाद में रिटर्न करने के लिए हमने इसको एक आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया है ना। जो अभी वाला क्यू का फ्रंट है, क्या था क्यू का फ्रंट, 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको वापस लेके जाती हूँ, मानते हैं हम यहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू का जो फ्रंट है, क्या है क्यू का फ्रंट, यहाँ पे क्यू का फ्रंट क्या है यहाँ पे 50, राइट। इस 50 को मैंने एक आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर करा दिया स्टोर। अब ये रहेगा मेरे पास सेफ, है ना। इसके बाद अब आप चाहे कुछ भी रिमूव करो। अब फिर उसके बाद में कंडीशन लिखी है कि अगर फ्रंट इक्वल है रियर के, फ्रंट इक्वल हो रहा है रियर के, है ना, कि अभी इन केस जब मैंने बोला था कि ये वाला जो हमारा केस रहेगा, डिलीट करने के बाद फ्रंट और रियर दोनों सेम पे आ गए, ठीक है। तो इस केस के अंदर मैं कहूँ कि मुझे एक और एलिमेंट को डिलीट करना है, तो अभी क्या सिचुएशन है कि फ्रंट और रियर जो है वो क्या है, इक्वल है, फ्रंट और रियर दोनों ही। तो अगर मैं इसके बाद डिलीशन परफॉर्म करती हूँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि डिलीशन परफॉर्म करने के बाद में जब फ्रंट जो है यहाँ से हट के आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे और ये वैल्यू यहाँ से हट जाएगी, तो मुझे साफ दिख रहा है कि ऐसे केस के अंदर मेरी पूरी क्यू जो है वो हो गई है एम्प्टी। तो मैंने ये वाला केस भी चेकआउट करा है कि अगर सबसे पहले ये वाला केस आ रहा है कि जहाँ फ्रंट और रियर इक्वल हैं, तो वहाँ आप डायरेक्टली क्यू को एम्प्टी मान लो और वहाँ पे फ्रंट को असाइन कर दो -1, रियर को असाइन कर दो -1। तो उससे क्या होगा, हमें पता, हम बोल रहे हैं कि क्यू जो है अब वो एम्प्टी बन चुकी है लास्ट डिलीशन के बाद में। और अगर ऐसा कोई केस नहीं है, जो भी उससे पहले हमने केस देखा, तो उसके अंदर हम नॉर्मली फ्रंट को जो है वो कर रहे हैं इंक्रीमेंट यूजिंग दिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और उसके बाद रिटर्न कर देंगे हम डिलीटेड आइटम, जिसको हमने एक आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था। सिमिलरली इसका कोड है कि DQ नाम का फंक्शन बना रखा है, आइटम को डिक्लेयर कर रखा है, यहाँ पे चेक करा है कि क्या एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो फिर आप प्रोग्राम बंद कर दो, है ना। उसके अलावा आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर हमने क्यू के फ्रंट पे जो वैल्यू स्टोर है, जिसको हम डिलीट कर रहे हैं, उसको हमने आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं कि क्या जो आप डिलीट करना चाह रहे हो वो लास्ट एलिमेंट है इस क्यू का। अगर ऐसा है तो आप ऑटोमेटिकली फ्रंट और रियर को -1 से इनिशियलाइज़ कर दो, नहीं तो फिर इंक्रीमेंट कर दो नॉर्मली फ्रंट को और एलिमेंट आपका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट ऑपरेशन बचता है पीक और फ्रंट। ये रिटर्न करता है हमें क्या, क्यू का फ्रंट, कि क्यू के फ्रंट पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो। तो सबसे पहले तो उसके लिए अगर ये केस है कि क्यू एम्प्टी है, तो पहले तो उसको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई एलिमेंट भी है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रोग्राम बंद कर दो। और अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर एलिमेंट है, जहाँ पे अभी फ्रंट इंडिकेट कर रहा है, फ्रंट पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स 0 और रियर पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स 1, तो इसके अंदर जब भी मैं ये लिखूँगी क्यू का फ्रंट, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा वैल्यू 10 को। इसका एल्गोरिथम इज एम्प्टी नाम का एक फंक्शन, पहले तो चेक करा कि क्यू एम्प्टी है, क्या है तो प्रिंट करा दिया और एग्जिट कर दिया, नहीं तो रिटर्न करा दिया क्यू के फ्रंट पे स्टोर्ड वैल्यू को। सिमिलरली यहाँ पे कोड लिखा है। तो इस तरीके से हम सारे ऑपरेशंस को लॉजिकली समझ सकते हैं और एग्जाम्स के अंदर हम सेम तरीके से लिख कर आएंगे कि हम लिखेंगे उसकी 1 लाइन के अंदर डेफिनेशन, बनाएंगे उसका डायग्राम, उसके बाद लिखेंगे उसका एल्गोरिथम प्रोग्राम, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो जो कि पॉसिबिलिटीज़ है, तो उसके अंदर जितना आता है ना उतना तो लिख ही देना, कि प्रोग्राम का अगर आधा प्रोग्राम भी आता है ना तो भी कोशिश रहनी चाहिए कि हम अटेम्प्ट करें, जितनी नॉलेज हम पेपर के अंदर लिख सकें उतनी हम लिखें, है ना। और डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स हम ज़रूर से ज़रूर ड्रॉ करें। अब लास्ट में हम पढ़ते हैं, इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं बाय नोइंग एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर क्यू। क्या क्या एप्लीकेशंस है, CPU शेड्यूलिंग, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम्स, मेमोरी बफर्स, नेटवर्क डेटा पैकेट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एंड एक इंपॉर्टेंट बात और कि सर्कुलर क्यू को हम कहते हैं रिंग बफर ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि वो एक रिंग जैसी है ना, गोल गोल लॉजिकली, है ना। तो यहाँ पे हमारा सर्कुलर क्यू खत्म होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।